वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में बोल्शेविक क्रांति जो अक्टूबर नवंबर में हुई 1917 में, उसके पहले मार्च में जो क्रांति हुई थी और उसके बाद एक अस्थायी उदारवादी दल की सरकार बनाई गई थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके विरोधाभास क्या थे, उसकी कमजोरियां क्या थी और किस वजह से फिर से अक्टूबर नवंबर में एक क्रांति करनी पड़ी वहाँ के मजदूरों को, किसानों को और जो असंतुष्ट लीडर थे। इस पर हम चर्चा करेंगे। मार्च में क्रांति होने के बाद एक अस्थायी उदारवादी सरकार का निर्माण हुआ, जिसमें क्रांतिकारी समाजवादी दल के जो नेता थे करेंस्की, उनको न्याय मंत्री बनाया गया और उसके बाद जो एक दूसरे लीडर थे जो अक्टूबरिस्ट दल के लीडर थे जिनका नाम गुश्काव था, उनको युद्ध मंत्री बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक दल भी एक था, उसके नेता थे प्रोफेसर मिलिकाव, उनको विदेश मंत्री बनाया गया और एक टोरेंको थे जिनको कि अर्थ मंत्री बनाया गया, फिनांस मिनिस्टर बनाया गया। तो इस तरह से इन लोगों को लीडर बनाया गया और इन लोगों ने रूस की स्थिति को संभालने का प्रयास किया और कई ऐसे सुधार किए जो लग रहा था कि सरकार जो है एक सुधार की दिशा में कदम बढ़ा रही है, लोग जो असंतुष्ट लोग हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रही है। हालांकि क्रांति का जो श्रेय है वो भूखे नंगे जो मजदूर थे, किसान थे, उनको जाता था, लेकिन राज सत्ता से जार को निर्वासित करने के बाद शासन की सत्ता जिनके हाथ में आई, वो लोग अब भी मजदूर और किसान नहीं थे, बल्कि कुलीन वर्ग के लोग थे और मध्य वर्ग के लोग थे। तो ये एक विरोधाभास शुरू से ही नजर आई। हालांकि इस सरकार ने भाषण की स्वतंत्रता दे दी, सभा और सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता दे दी, जो मृत्यु दंड था उसको समाप्त कर दिया, जो युद्धबंदी थे उनको मुक्त कर दिया गया, जो देश से जिनको निर्वासित कर दिया गया था उनको वापस आने की अनुमति दे दी गई, पोलैंड को स्वायत्तता दे दी गई। तो बहुत सारे सुधार भी किए गए। जो ग्रीक चर्च था उसके जो विशेषाधिकार थे उसको छीन लिया गया, भाषण की स्वतंत्रता दी गई, फिनलैंड को वैध अधिकार दे दिया गया और यह भी वचन दिया गया या घोषणा की गई कि शीघ्र ही वयस्क पुरुष मताधिकार के आधार पर नए संविधान सभा का निर्माण होगा और संविधान बनाया जाएगा और बड़े ही उत्साह से युद्ध की तरफ ध्यान केंद्रित कर दिया गया। तो ये अस्थायी अस्थायी जो सरकार थी उसके कार्य थे, लेकिन हम देखते हैं कि शुरू से ही एक विरोधाभास, एक आपसी मतभेद देखा गया। शासन सत्ता और जो मजदूरों और सैनिकों की सोवियत थी उसके बीच में जो विभिन्न घोषणाएं हुई, जिन घोषणाओं में एक दूसरे के लोग विरोध में खड़े नजर आए। जो सरकार थी इस पर तो पहले से ही एक मनोवैज्ञानिक बोझ था युद्ध में हारती हुई रूस का, तो उस बोझ से बाहर अभी उसको निकलना था और आंतरिक जो स्थिति थी उसको भी सुधारना था। लेकिन जो मतभेद थे उस मतभेद की वजह से ये दोनों जो स्थितियां थी वो सुधर नहीं पाई और अंत में देखा गया कि यह सरकार भी असफल रही। खुद जो इसके लीडर थे, लोग का कहना था कि जो सरकार है वो शक्ति से वंचित सकता है और दूसरी तरफ जो सोवियत है वो सत्ता से वंचित शक्ति है। तो एक विरोधाभास की स्थिति थी, जिसके पास सत्ता थी उसके पास शक्ति नहीं थी और जिसके पास शक्ति थी उसके पास सत्ता नहीं थी और इस तरह इस वजह से एक विरोध की स्थिति बनी हुई थी। एक तरह से अगर देखा जाए तो रूस में शक्ति के दो केंद्र हो गए थे और उन दोनों केंद्रों के बीच में एक मतभेद की स्थिति रहती थी, तनाव की स्थिति रहती थी। पहला विरोधाभास या मतभेद नजर तब आया जब पेट्रोग्राड की सोवियत ने 15 मार्च को यह एक घोषणा की, अपने आज्ञा पत्र में ये कहा कि जो सेना और नौसेना के सैनिक हैं वो उन्हीं आदेशों का पालन करेंगे जो सोवियत के विचारों या सोवियत के आदेशों के विपरीत नहीं है। और उसके इस आदेश का या उसके इस घोषणा का जो रूस में अस्थायी सरकार थी वो विरोध कर रही थी। तो पहला विरोधाभास
वही नजर आया। एक दूसरा विरोधाभास देखने को आया जब विदेश मंत्री जो थे अस्थायी सरकार में, उन्होंने ये घोषणा की कि युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध, वो जारी रखा जाएगा, रूस उसमें शामिल रहेगा और मित्र राष्ट्रों को जितने भी वचन रूस ने दिए हैं उन वचनों का पालन किया जाएगा। ये घोषणा जो है वो सोवियत जो थी सैनिकों की और मजदूरों की, उनको पसंद नहीं थी और एक विरोध का स्वरूप लेने लगा। नतीजा ये हुआ कि विदेश मंत्री और जो उस समय के युद्ध मंत्री थे, उन दोनों को ही इस्तीफा देना पड़ा और बाद में करंस्की जो है वो युद्ध मंत्री का पद संभाला। तो ये दो जगह हमको विरोध नजर आता है। तीसरा कि ये भी देखा गया कि जो अस्थायी सरकार थी वह स्थिर और एक उदार शासन व्यवस्था लागू करना चाहती थी। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ जो संपत्ति की व्यक्तिगत अधिकार थी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, उसको भी बनाए रखना चाहती थी, लागू रखना चाहती थी। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि जो जमींदार थे या जो पूंजीपति थे, उनके अधिकारों पर किसी भी प्रकार का आघात नहीं किया जाएगा। जमींदारों से उनकी जमीन नहीं छीनी जाएगी, पूंजीपतियों से उनकी पूंजी नहीं ली जाएगी। इसका एक स्वर से विरोध जो किसान और मजदूर थे उन्होंने किया। जो सोवियत थी, क्रांतिकारी सोवियत मजदूरों और सैनिकों की, उन्होंने विरोध किया। जो अस्थायी सरकार थी उसने कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिससे इनके अधिकारों के, इनके हित की रक्षा हो सके। अर्थात जो जमींदार थे और जो पूंजीपति थे उनके अधिकारों की, उनके हित की रक्षा हो सके। जो पूंजीपति थे वो भी जमींदारी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, जबकि किसानों का और मजदूरों का मांग ये थी कि जो जमीनें हैं वो किसानों के बीच बांट दिया जाए और जमींदारों को उसके लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाए, और जो मिल वगैरह हैं उन पर मजदूरों का अधिकार हो। जितने भी पूंजीपति थे वो चाहते थे कि जमींदारों से जमीन नहीं छीनी जाए। इसका एक कारण ये भी था कि जो जमींदारों की जमीनें थी उसका 60% उनके पास रहन था। तो ऐसी स्थिति बनी हुई थी जिसमें देखा गया कि एक मतभेद की स्थिति रही, एक विरोध की स्थिति रही, और जब इस तरह के विरोध रहेंगे तो कोई भी सरकार सुचारू ढंग से नहीं चल सकती है। जून 1917 में अखिल रूस सोवियत कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में 300 सदस्यों की अखिल रूस सोवियत कार्यकारिणी समिति का निर्माण किया गया। लेकिन जो वास्तविक शक्ति थी वो 20 प्रतिनिधियों की में थी, जिनके समूह को प्रेसिडियम कहा जाता था। जो कार्यकारिणी समिति बनाई उसमें मेंशेविक, बोल्शेविक और क्रांतिकारी समाजवादी दल के भी नेता थे। लेकिन जो 20 सदस्यों की प्रेसिडियम बनाई गई उसमें मुख्यतः क्रांतिकारी समाजवादी दल के और मेंशेविक दल के लोग शामिल थे, जिसका विरोध बोल्शेविक दल के लोगों ने किया। बाद में देखा गया कि जो क्रांतिकारी सोवियत थी पेट्रोग्राड की, उसने अपने समर्थन में मजदूरों का एक जुलूस या एक प्रदर्शन की घोषणा की या आयोजन किया, लेकिन वहाँ पाला उल्टा पड़ गया। लेकिन उन लोगों ने इस क्रांतिकारी सोवियत दल के विचारों के खिलाफ युद्ध को बंद करो, जो 10 पूंजीवादी या पूंजीपति मंत्री हैं उनको हटाओ, सारी सत्ता सोवियत के हाथ में सौंपो, ऐसे नारा लगाए। तो एक देखा ये जा रहा था कि सारी परिस्थितियां जो है वो अस्थायी सरकार के नियंत्रण से बाहर जा रही थी और फिर से एक क्रांति की, एक रिवॉल्यूशन की परिदृश्य नजर आ रही थी। 3 जुलाई 1917 को एक विशाल प्रदर्शन हुआ जो 3 दिनों तक चला। वो बड़ा ही उग्र प्रदर्शन था और उसको नियंत्रित करने के लिए जो अस्थायी सरकार थी उसको सेना की मदद लेनी पड़ी और सेना की मदद से उस विरोध को कुचल दिया गया। लेकिन यह अब निश्चित हो चुका था कि फिर से एक क्रांति रूस में होगी। कुछ दिनों बाद जनरल कोनिलव ने करंस्की को चेतावनी दी कि अगर पेट्रोग्राड में सैनिक कानून लागू नहीं किए गए और अस्थायी सरकार का विघटन नहीं किया गया तो विद्रोह हो सकता है। लेकिन करंस्की
इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और कोर्निलाव को गिरफ्तार कर लिया। इस स्थिति का फायदा जो बोल्शेविक दल के लोग थे उन्होंने उठाया, लोगों के बीच वो प्रचार करना शुरू किए कि फिर से जो जार की सत्ता है या उसकी जो शासन थी, जो शोषण पूर्वक शासन थी, बिल्कुल शोषणात्मक शासन थी, वो वापस आ रही है। और उन लोगों ने लोगों के बीच लैंड पीस एंड ब्रेड का नारा दिया और जो लोग थे, असंतुष्ट लोग थे, उनको अपने पक्ष में कर लिया। रूस में बिल्कुल ही अराजकता की स्थिति थी और जो अस्थायी सरकार थी उसके विरोध में जनता, खास करके जो मजदूर और किसान थे, बिल्कुल आक्रोशित हो रहे थे और उसके विरोध में खड़े हो गए। जनता जो है वो अस्थायी सरकार में विश्वास खो चुकी थी और बोल्शेविकों के पक्ष में होने लगे थे, क्योंकि बोल्शेविकों ने सबको अलग अलग वायदे किए थे। कृषकों से वायदा किया गया था कि उनको जमीन दे दी जाएगी, जमीन के वो स्वामी होंगे। मजदूरों से ये वायदा दिया गया था कि वो कारखानों के स्वामी होंगे, कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाएगा और सैनिकों को शांति का वादा दिया गया था। तो इस प्रकार से जो तीन मुख्य वर्ग था, कृषक, मजदूर और सैनिक, उसको बोल्शेविक अपने पक्ष में कर लिए और जिसका नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर और नवंबर तक आते आते इस अस्थायी सरकार के खिलाफ एक नई क्रांति हुई, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बोल्शेविक क्रांति पर हम फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अन्य जो वीडियो हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।